हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आपको पता है एनटीए ने जो दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना था, उसके लिए फॉर्म निकल चुके हैं। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बात करें हम हिंदी साहित्य की, तो अगर आपने हिंदी साहित्य का भी पढ़ना शुरू नहीं किया है और अगर आप भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आज इकाई 5 से शुरू करने वाले हैं। इकाई 5 से इसलिए शुरू करने वाले हैं क्योंकि इकाई 5 से आपके लगभग 40 से 45 क्वेश्चन जो वो रहते ही रहते हैं, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर हम इकाई 5 में आज जो है वो हिंदी कविता को शुरू करने वाले हैं। उसके बाद हम इकाई 6 जिसमें आपके उपन्यास रहेंगे, इकाई 7 में जो है आपकी कहानियाँ रहेंगी, 8 में आपके हिंदी नाटक रहेंगे, इकाई 9 में जो है आपके निबंध रहेंगे और इकाई 10 में अन्य गद्य विधाएँ जिसमें आपकी आत्मकथा, जीवनी, है ना, ये सब आ जाएगा, है ना। तो हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से जो है जल्दी से इसे मतलब कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक रिवीजन बैच शुरू करेंगे जिसमें हम इसमें रिवीजन ही ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अगर आप भी अभी सोच रहे हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास है सबसे पहले पृथ्वीराज रासो का रेवा तट समय, है ना। अगर रेवा तट समय की बात करें तो ये पृथ्वीराज रासो का एक अंश है जिसकी रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई ने की थी, है ना। कहा जाता है कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज का सखा, सामंत और राजमंत्री था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पृथ्वीराज मतलब चंद्रवरदाई जो थे ये पृथ्वीराज के क्या थे? ये थे इनके सखा थे, सामंत थे और राजमंत्री थे, है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक मानते हुए इसके उसी अंश को प्रमाणिक माना है जिसका प्रारंभ शुक शुकी संवाद से हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो पृथ्वीराज रासो है इसको अर्ध प्रमाणिक माना है ना। उनका तर्क है कि आदि काल में प्रचलित संवाद शैली में ही पृथ्वीराज रासो की रचना हुई है। तो दूसरा पॉइंट आपके पास ये आ जाता है कि जो आपका पृथ्वीराज रासो है इसकी जो रचना हुई है ये किस में हुई है? संवाद शैली में हुई है। इस आधार पे वे केवल 7 सर्गों को ही प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। इसी आधार पर, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो में ये जो केवल 7 सर्गों को किसने प्रमाणिक माना है? तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है ना। जिसमें रेवा तट समय नहीं है। बिल्कुल इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि नहीं है, ठीक है। रेवा तट समय जो है ये नहीं है ना। इस संबंध में उनका मत है कि सभी ऐतिहासिक कहे जाने वाले काव्यों के समान इसमें भी फैक्ट और फिक्शन मतलब इतिहास और कल्पना मतलब फैक्ट और फिक्शन मतलब इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। इसके कथानक में भी रूढ़ियों का सहारा लिया गया है। इसमें भी रस सृष्टि की और अधिक ध्यान दिया गया है। कवि की कल्पना का समावेश भी है किसमें? आपके रेवा तट समय में, है ना। रेवा तट समय में पृथ्वीराज ने रेवा नदी के तट पर जो भयानक युद्ध मोहम्मद गौरी से हुआ था उसका वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है। चलिए मैं थोड़ी सी शॉर्ट में आपको इसकी एक स्टोरी सी बता देती हूँ कि एक्चुअल में आपके रेवा तट समय में है क्या, ठीक है। रेवा तट समय में की पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था चामंडराय, है ना। तो चामंडराय ने जब पृथ्वीराज रासो ने देवगिरी को जीत लिया तो उसके जीतने के बाद कवियों ने पृथ्वीराज चौहान की कीर्ति का बखान किया, मतलब बहुत प्रशंसा की। तब उस दिन एक दिन जब चामंडराय ने पृथ्वीराज से कहा कि रेवा यानी कि नर्मदा नदी भी इसको बोला जाता है कि रेवा नदी के तट पर ऐरावत हाथी के समान बहुत से हाथी पाए जाते हैं, अतः आप रेवा तट पर शिकार खेलने चलें, है ना। वहाँ पर रास्ते में तो यह चामंडराय पृथ्वीराज को कह रहा है कि महाराज, अगर बात करें कि चामंडराय ने पृथ्वीराज से कहा कि रेवा नदी के तट पर ऐरावत हाथी के समान बहुत से हाथी पाए जाते हैं, अतः आप रेवा तट पर शिकार खेलने के लिए चलें। वहाँ पर रास्ते में कस्तूरी मृग और अन्य पक्षी भी देखने को मिलते हैं और वैसे भी वो स्थान बहुत ही रमणीय है, बहुत ही आकर्षक है, क्योंकि दक्षिण दिशा का सौंदर्य अवर्णीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये सुनकर पृथ्वीराज चौहान के मन में आया कि हाँ बिल्कुल मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए। तो ये सुनकर चौहान ने रेवा तट की ओर प्रस्थान कर दिया। रेवा तट पर पहुँचते ही वहाँ पर जो राजा थे उन राजाओं ने पृथ्वीराज का स्वागत किया। तभी गौरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए उसी समय पर मतलब जैसे ही गौरी को पता चलता है ना कि पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो रेवा तट पर आए हुए हैं शिकार खेलने के लिए, तभी गौरी क्या करता है कि चौहान पर आक्रमण करने की तैयारी करता है और उस तैयारी के साथ वो मतलब आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार कर लेता है, ठीक है। फिर मतलब उन दोनों में युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है और ये युद्ध जो है 3 दिनों तक लगातार चलता रहता है और चौथे दिन युद्ध जो है
मतलब तब चौथे दिन जो है वो चौहान के एक सैनिक होते हैं, योद्धा, उनका नाम है गुज्जर, ठीक है। गुज्जर ने गौरी को पकड़ लिया। अगर पूछा जाए कि मतलब रेवा तट पर जो युद्ध चला था वो कितने दिनों तक चला था, तो देखिए वैसे 4 दिन आता है, पर चौथे दिन जो था तो मतलब गुज्जर नामक इनका एक योद्धा था, उसने गौरी को पकड़ लिया था और हाथी पर बैठाकर उसे दिल्ली ले गए थे। फिर वहाँ पर वो 1 माह 3 दिन तक, ठीक है, पृथ्वीराज की कैद में रहे, है ना। पृथ्वीराज की कैद में रहने के बाद गौरी के जो भी मतलब सामंत सखा या वहाँ के उनके अमीर जो भी लोग होंगे, है ना, तो उन्होंने गौरी को छुड़ाने के लिए जो है वो पृथ्वीराज चौहान से कहा। तब गौरी को छुड़ाने के लिए दंड स्वरूप उनको 9,000 घोड़े, 700 ऐरावत घोड़े, ठीक है, 8 सफ़ेद हाथी देकर उन दोनों में क्या हो गई, संधि हो गई। और यहीं पर जो है ये रेवा तट कथा भी आपकी समाप्त हो जाती है। तो ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताया है ना। अगर आप चाहें तो मतलब इसका ब्रीफ जो है वो आप या तो ऑनलाइन देख सकते हैं या फिर मूल किताब से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, बट ये बस यही इसकी शॉर्ट स्टोरी है सारी, है ना। तो यहीं पर हमारा जो है वो रेवा तट समय जो है वो ख़त्म हो जाता है ना। दूसरा हम अमीर खुसरो की बात करते हैं। अमीर खुसरो का जन्म जो है वो 1255 और 1324 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। कि पहेलियाँ और मुकरियाँ, है ना, इनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर अमीर खुसरो की बात करें, अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। उनका जन्म पटियाली जिला एंटा उत्तर प्रदेश में 1250 ईस्वी में हुआ था और निधन 1324 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर पटियाला मत याद रखिएगा, पटियाली याद रखिएगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है इस चीज़ में, है ना, कि पटियाला है या पटियाली है। तो मैं आपको बता दूं कि पटियाली पटियाली था, ठीक है। उनका जन्म पटियाली जिला एंटा उत्तर प्रदेश में हुआ था 1250 में और निधन 1324 ईस्वी में हुआ था। वे अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी खड़ी बोली के विद्वान थे। उन्होंने खड़ी बोली में पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने लिखे हैं, है ना। अगर उनकी कृतियाँ देखें तो उनका आता है एक खालिक बारी, है ना, खालिक बारी आता है, पहेलियाँ, दो सुखने और गज़ल। उनकी कविता के नमूने निम्न प्रकार हैं। पहेलियाँ अगर देखें, पहेली में एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आकाश हो जाएगा। दो सुखने उन्होंने कौन से लिखे हैं, गधा क्यों उदासा, पथिक क्यों प्यासा, उत्तर हो जाएगा लोटा ना था, ठीक है, लोटा ना था। अगर तीसरे की बात करें तो अरबी, फारसी मिश्रित हिंदी रचनाएं अगर उनकी देखें तो हिंदी रचे जे हाल मिसकी मगन, तगालुफ दुराए नैना बनाए बतियां, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, है ना। तो ये क्या है, इनकी एक गजल है ना। ये गज़ल आपने बहुत बार सुनी भी होंगी, जे हाल मिसकी, है ना, इस तरह की है ये गज़ल। चलिए खैर, चलिए आगे चलते हैं। ये बड़े प्रतिभाशाली थे, है ना, कौन, आपके अमीर खुसरो बहुत ही प्रतिभाशाली थे। कहा जाता है कि ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे ये, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे, है ना। एक बार क्या हुआ कि एक बार जब ये किसी कुएं के पास गुजरे तो इन्हें प्यास लगी। इन्होंने वहाँ पनिहारियों से पानी मांगा तो पनिहारिनें इन्हें जानती थी। उन्होंने कहा, ऐसी कविता कहो जिसमें 4 शब्द हों, खीर, कुत्ता, ढोल, चरखा। तब क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न एक बार पूछा गया है कि मतलब जब पृथ्वीराज सॉरी आपके जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो को जब प्यास लगी थी वो कुएं के पास उन्हें कितनी पनिहारने मिली थी, तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि उन्हें वहाँ पर जो था वो कितनी पनिहारने मिली थी, 4, ठीक है। उन्हें जो वहाँ पर पनिहारिनें मिली थी वो 4 मिली थी। तो चारों ने एक एक शब्द बोला, बोला खीर, कुत्ता, ढोल, चरखा, है ना। एक ऐसी ऐसी हमें सुनाइए जिसमें जो है वो ये चारों ही शब्द समाहित हों। तो उन्होंने बोला था, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, अब तू बैठी ढोल बजाए, है ना। तो मतलब उक्ति व चित्र इनकी रचना शैली की विशेषता है। खालिक बारी एक इनका कोश ग्रंथ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खालिक बारी क्या है, तो इनका ये कोश ग्रंथ है जो इनकी विद्वता का परिचायक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका ये खालिक बारी, है ना। अमीर खुसरो को हिंदी में मनोरंजन साहित्य की रचना के लिए सदैव याद किया जाएगा। नायिका की सुकुमारता का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण भी देखिए। इमली की जड़ से निकली पतंग, ताकि हवा लगी मोरे अंग, जो ना देती झपट की वार, तो अड़ी जाती कौस हजार। आगे अगर बात करें हम
आगे आप हमारे ये जो आपकी अमीर खुसरो हैं तो ये यहीं पर ही ख़त्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है विद्यापति की पदावली, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, विद्यापति की पदावली को भी, है ना। विद्यापति की पदावली की अगर बात करें तो पहले विद्यापति का जन्म जानते हैं कि विद्यापति का जन्म 1361 ईस्वी में और मृत्यु 1440 ईस्वी में हुई थी। पदावली की बात करें तो पदावली जो विद्यापति ने पदावली की रचना अपने मित्र और आश्रयदाता राजा शिव सिंह के लिए की थी, ठीक है। इनके ये मित्र भी थे और इनके आश्रयदाता राजा शिव सिंह के लिए की थी। ये मैथिल भाषा में लिखी गई है, श्रृंगारिक रचना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है आपका, है ना। वैसे आप सभी को ही पता है क्योंकि ये मैथिल भाषा में लिखी गई है, श्रृंगारिक रचना है और राधा कृष्ण के नाम पर जो श्रृंगार इसमें वर्णित है उसके लौकिक श्रृंगार को मानना चाहिए, है ना, भक्ति को नहीं, ठीक है। तो मतलब 3 चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है, कि जो विद्यापति की जो रचना है पदावली ये मैथिल में है, ठीक है। दूसरा ये श्रृंगारिक रचना है। तीसरा इसमें राधा कृष्ण का वर्णन है, ठीक है। चौथा क्या है कि इस आधार पर बोला गया है कि इनको श्रृंगारिक कवि मानना चाहिए, ना बल्कि इनको भक्त कवि मानना चाहिए, है ना। विद्यापति हिंदी काव्य के ऐसे रचनाकार हैं, उन्होंने अपने कृतित्व से परवर्ती रचनाकारों को भी प्रभावित किया है। विद्यापति का काव्य हिंदी का अप्रतिम साहित्य है। महाकवि विद्यापति के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष, ठीक है, क्या है इनके विद्यापति के काव्य में भाव पक्ष है और कला पक्ष का अद्भुत समन्वय है। विद्यापति की कविता एक ऐसी धारा है जिसमें भावों की सतत तरंगे अनवरत उठती रहती हैं। मैथिल कोकिल ने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का संयोग और वियोग वर्णन किया है, ठीक है। मैथिल कोकिल आपके विद्यापति को कहा जाता है ना। वियोग के वर्णन में अपनी पूरी प्रतिभा एवं कवित्व शक्ति का उपयोग इन्होंने किया है। कवि के काव्य में श्रृंगार रस की एक ऐसी वे गति सरिता प्रवाहित होती है जिसमें ना केवल हिंदी भाषी ही अपितु बंगवासी भी सदियों से निमज्जित हो रहे हैं। विद्यापति ने अपनी पदावली में स्यों श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया है, जहाँ एक और नायिका स्यों अवस्था में कहती है, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन ना तिरुपति भेल कत मधु जमिनी रसभ गमा ओल ना बूझल कसई कलेल लाख लाख जुग हिय राउल तैलो हिय जुड़ल ना गेल, है ना। तो आगे चलते हैं। वहीं दूसरी ओर वियोग में उसका जीना भी संदिग्ध हो गया है। धरनी धरिये धनी जतन सिंह वैसी पुनहि उठिए नहीं पारा सहजही विरहनी जग महा तापिनी बोरी मदन सर धारा। लेकिन पदावली में स्यों श्रृंगार के ही पदों का आधिक्य है, अपेक्षाकृत वियोग पद मतलब वियोग श्रृंगार के पद थोड़े हैं। श्रृंगार इसके दोनों भेदों का वर्णन करने में विद्यापति ने भी कवि परंपरा को ही मान्य माना है। स्यों पक्ष की अगर बात करें, स्यों पक्ष का काव्य सौष्ठ स्यों श्रृंगार के वर्णन में विद्यापति सिंहस्थ थे। तो आपको पता है कि स्यों श्रृंगार के वर्णन में विद्यापति क्या थे, सिद्धहस्त थे। उन्होंने स्योग की विभिन्न भाग भंगिमाओं का सार्थक अंकन किया है। नायिका की वयम संधि के सौंदर्य का भी अंकन दर्शनीय है। किछु किछु उत्पत्ति अंकुर भेल चरण चपल गति लोचन लेल अब सब खन रह आंचर हाथ लाजे सखी गणना पूछत बात की कहब माधव वसयक संधि हैरतई मन सिज मन रहु बंधी, ठीक है। तो आज हम इन 3 ही कवियों को पढ़ रहे हैं, कल आगे के हम 3 कवि और पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपके कबीरदास रहेंगे, है ना, जयसी रहेंगे, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप भी जल्दी से अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।